वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। डेली प्रैक्टिस सेट के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके संदर्भ में पहले सेट क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसमें हम केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसको भी डील करेंगे और साथ में जो करंट अफेयर की जो घटनाएं हैं उनको भी हम देखेंगे। और ये जो है अपने दिमाग में लक्ष्य रखा जाएगा कि मैक्सिमम उन क्वेश्चंस को जो शामिल किया जाए जो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ सके। तो इन्फॉर्मेशन, डेली इन्फॉर्मेशन का ये जो डेली डोज है वो हम पर डे लेकर आएंगे और उसी क्रम में ये जो है ये हमारा पहला वीडियो है। तो यूपीपीएससी आरओ एआरओ के मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस या जो फैक्ट जहाँ से आ सकते हैं उनको जो है इस प्रैक्टिस सेट में जो है वो समावेशित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चंस के साथ। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बाघ अभयारण्य, ठीक, या ये कहें टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप देख सकते हैं जिसमें अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी, ये चार ऑप्शन है। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, या ये कहा जाए कि इनमें से तीन जो है वो मध्य प्रदेश में हैं और कौन जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। तो देखिए, बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी ये जो तीनों हैं वो हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में। केवल जो अमनगढ़ है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। अब ये तो हमने जाना कि अमनगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है और इस हिसाब से जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा आंसर ए। लेकिन इस प्रश्न में हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कमीशन जो है आगे क्या पूछ सकता है। आगे ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में अन्य जो टाइगर रिजर्व हैं वो कौन से हैं या उनकी संख्या कितनी है। तो इसलिए हमने जो है जो सारी इन्फॉर्मेशन है टाइगर रिजर्व की वो लेकर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या है 4, ठीक है। तो दुधवा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी है, अमनगढ़ जो कि हमने क्वेश्चन में ही देखा, और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये जो है वो 4 टाइगर रिजर्व हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इसके साथ कभी कभी ये होता है कि जो टाइगर रिजर्व हैं वो किस जिले में स्थित हैं ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये लखीमपुर खीरी और बहराइच में फैला हुआ, और ख़ास तौर से याद रखिएगा लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी में इसका जो है वो क्षेत्र ज़्यादा है। तो दुधवा की पोजीशन अगर मैप में देखेंगे तो ये मिलेगा। दूसरा जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये पीलीभीत जिला और शाहजहांपुर में फैला हुआ है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा जो है पीलीभीत एरिया में आता है और पीलीभीत की पोजीशन जो है वो यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद अमानगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर में है और बिजनौर जो है ये नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पे मिलेगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट जिले में मिलेगा। कहाँ पे? चित्रकूट, ये है रानीपुर की लोकेशन। तो इस तरीके से मैप में जो ये जो 4 टाइगर रिजर्व हैं उनकी आप स्थिति देख सकते हैं, और इनकी आप स्थिति देखेंगे तो पता चलेगा कि नॉर्थ टू साउथ क्या पोजीशन है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये जो टाइगर रिजर्व हैं इनको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो है अरेंज करने को आ जाए। तो आप देख सकते हैं साउथ में रानीपुर जो कि चित्रकूट जिले में है, दुधवा जो कि आपको लखीमपुर खीरी में, उसके बाद पीलीभीत की बात किया जाए उस ये जो है वो पीलीभीत जिले, और बिजनौर जो है जो आमानगढ़ है वो बिजनौर में है। तो साउथ टू नॉर्थ ये क्रम हो सकता है। तो इस तरीके से भी जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है क्वेश्चंस को देख के करते रहना चाहिए, और किस तरीके से कमीशन जो है क्वेश्चन सेट कर सकता है ये लॉजिक जो है हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोयला आधारित मतलब कि कोल बेस्ड बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो है चार चार जो है वो पावर प्लांट के नाम दिए गए हैं। एक डालीपाली, दादरी, सिंगरौली और विंध्याचल। देखिए, जो डालीपाली है वो है उड़ीसा में। कहाँ पे? ये है उड़ीसा में, ठीक है। दादरी ये उत्तर प्रदेश, सिंगरौली भी,
उत्तर प्रदेश में विंध्याचल जो है वो मध्य प्रदेश में एनटीपीसी का जो है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट है। अब बात ये किया जाए कि इस क्वेश्चन से हमें और क्या सीखना है। हमें ये सीखना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल एनटीपीसी के द्वारा कोल बेस्ड पावर प्लांट की कितनी है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे दूसरी स्लाइड में। तो उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या जो है वो 5 है। कितनी है? उनकी संख्या है 5 कोल बेस्ड, ठीक है। और उनके नाम कौन कौन से हैं? सिंगरौली, धातरी, रिहंद, फिरोज गांधी ऊंचाहार और टांडा। एक जो है संयुक्त क्रम का जो है संयुक्त उपक्रम जो है लगा हुआ है वो है मेजा में, तो वो भी जो है कोल बेस्ड है। तो लेकिन अगर आपसे एनटीपीसी के द्वारा स्थापित कोल बेस्ड पावर प्लांट की संख्या पूछा जाए उत्तर प्रदेश में, तो उनकी संख्या बताइएगा 5। और वो पांचों कौन कौन से हैं? सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी ऊंचाहार और पांचवा जो है टांडा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह, ठीक है, तो डाइट, ये ग्रुप ऑफ डाइट्स प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बींग, ठीक है, या ह्यूमन बॉडी। तो निम्नलिखित में से कौन आहार समूह मनुष्य के शरीर को उत्तम ऊर्जा प्रदान करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उस ऑप्शंस के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, केवल ये जो 3 हैं वही ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मानव शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट मतलब वसा और प्रोटीन से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर वाटर की बात करें आप, या साल्ट की बात करें, मिनरल्स की बात करें, तो इनसे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। लेकिन वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट जो हैं या विटामिन्स, ये हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो उपापचयी प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक होगी, एनाबॉलिक होगी, ठीक है, अपचयी या उपचयी, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या जरूरी है? वाटर जरूरी है, मिनरल्स जरूरी है, सॉल्ट जरूरी है और विटामिन्स की आवश्यकता होती है। लेकिन जब अगर आपसे ऊर्जा की बात की जाएगी, ठीक, तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत में जो है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ये है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया, इनवाइट करता है कि आप आइए और इंडिया पे अटैक कीजिए। तो ये जो स्थिति है यहाँ पे इस प्रश्न को समझिए। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये है दौलत खान लोदी। तो लोदी वंश का, लोदी डायनेस्टी का जो दौलत खान लोदी है वो इनवाइट करता है बाबर को कि आप जो है भारत पे अटैक कीजिए। और भारत पे अटैक करने की इसकी जो मंशा ये थी कि उस समय इब्राहिम लोदी का जो है वो शासन था। तो दिल्ली सल्तनत को उस समय लोदी वंश में इब्राहिम लोदी संभाले हुए था। कौन? इब्राहिम लोदी, ठीक है। और ये जो इब्राहिम लोदी है, जो सल्तनत दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें तो दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी की स्थिति को कमज़ोर करने के लिए जो दौलत खान लोदी है वो बाबर को इनवाइट करता है। और इसके दिमाग में ये रहता है कि जो जिस तरीके से तैमूर लंग है वो लूटपाट करके चला जाता था, और दिल्ली सल्तनत में उस समय जो शासक हुआ करते थे, जो शहंशाह हुआ करते थे, उनकी स्थिति को कमज़ोर करता था। तो यही कॉन्सेप्ट लेकर जो दौलत खान लोदी है वो इनवाइट करता है बाबर को कि बाबर आए और इब्राहिम लोदी से लड़ाई करे, और इब्राहिम लोदी की स्थिति जो है वो ख़राब हो, और फिर जो है दिल्ली की जो सत्ता है वो अपने हाथों में ले ले। कौन? दौलत खान लोदी। ये इसकी चालाकी थी बाबर को भारत पे अटैक करने के लिए। लेकिन बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी से लड़ाई तो करता है, मतलब दौलत खान लोदी के बुलाने पर वो भारत पे अटैक करता है और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध वो करता है। कौन? बाबर। और वो जो युद्ध होता है उसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। अब ये जो युद्ध है इसकी डेट भी याद रखिए, ये जो है वो 1526 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है इसमें इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है, और बाबर लौटता नहीं है,
बाबर जो है एक डायनेस्टी, एक साम्राज्य की स्थापना करता है और वो साम्राज्य होता है मुगल वंश। ठीक, तो मुगल वंश की नींव डालता है कौन? बाबर। तो जो सोच थी दौलत खां लोदी की उसके उलट हो गया है। तो अगर यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, तो ये था दौलत खां लोदी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कि कौन मिस मैच है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है CaOCl2, ये तो सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये गलत है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है, ये भी सही है Na2CO3, ये होता है वॉशिंग पाउडर। और जो बेकिंग सोडा है, मतलब कि खाने वाला जो सोडा है, ठीक, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला NaHCO3 होता है। अब बात आती है कि हमने तो सारे के फार्मूले जान लिए, केमिकल फार्मूला कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, वॉशिंग पाउडर का क्या होता है Na2CO3, और बेकिंग सोडा का क्या होता है, वो होता है NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे बात आती है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो बनता है जिप्सम से। जिप्सम को जब हीट करते हैं लगभग 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो जिप्सम जो है CaSO4.2H2O, ये है जिप्सम। ठीक है, अब जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो ये जो है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, इसमें जो 1.5 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3/2 H2O जब निकल जाता है इसी जिप्सम से, और तब जो प्राप्त होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पे तो ये चीज़ लिखा नहीं है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसके सामने लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। वास्तव में होना क्या चाहिए था? प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैं लिख देता हूँ इसका नाम कलर चेंज करके। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी बोलिए या सेमी बोलिए, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हैं, या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका मतलब 1/2 से इसका मतलब 1/2 होता है। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है। तो ये भी याद रखिएगा, किससे प्राप्त होगा? जिप्सम से। ये क्या है? ये है जिप्सम। ठीक है, ये है जिप्सम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वो है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 रखी है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2, और इसमें जो है एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं, मतलब प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं, और दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। ठीक है, तो एक तरफ न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये जो है वो 4 प्रोविंस हैं ऑस्ट्रेलिया के, और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है, और इसके साथ मैच करना है। तो देखिए, न्यू साउथ वेल्स की जो कैपिटल होती है वो है सिडनी, क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न, और ऑस्ट्रेलिया की है कैपिटल पर्थ। अब इस तरीके से क्या हो गया? न्यू ए के आगे न्यू साउथ वेल्स सिडनी 2, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन 1, विक्टोरिया मेलबर्न मतलब 4, एंड पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है उसकी कैपिटल है पर्थ। तो 2143 ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मैप है, इसमें जो इसके जो प्रोविंस हैं, ठीक, मैं आपको बता दूँ, ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रांत हैं। कितने? 6 प्रांत हैं। ठीक, और इन 6 प्रांतों का नाम क्या है? ये है विक्टोरिया, देखिए ये दिख नहीं रहा होगा, ये है विक्टोरिया, ये है विक्टोरिया। ठीक है,
विक्टोरिया 1, न्यू साउथ वेल्स 2, क्वींसलैंड 3, साउथ ऑस्ट्रेलिया 4, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 5 और ये तस्मानिया जो है वो 6। ये 6 प्रोविंस हैं। अब ये जो 6 प्रोविंस हैं इनकी हम कैपिटल भी देखेंगे। देखिए, तस्मानिया की कैपिटल है होबार्ट, ये याद रखिएगा। विक्टोरिया की कैपिटल हमने यहाँ पे देख लिया, विक्टोरिया की कैपिटल मेलबर्न, तो यहाँ विक्टोरिया की कैपिटल मेलबर्न। न्यू साउथ वेल्स, जो न्यू साउथ वेल्स है इसकी कैपिटल क्या है, सिडनी। साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड, यहाँ पे एडिलेड लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वींसलैंड, क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ। तो ये जो 6 प्रोविंस हैं इनकी राजधानी याद रखिएगा। 4 प्रोविंस की तो राजधानी पूछ चुका है कमीशन, अब जो 2 हैं उनका भी याद रखिएगा। किनका, तस्मानिया का होबार्ट और साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। इस तरीके से हम जो है 6 प्रोविंस को भी जाने। अब देखिए, ये जो है ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रोविंस में नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है 6 प्रोविंस हैं और 3 जो है वो टेरिटरी हैं, ठीक। तो एक है नॉर्दर्न टेरिटरी, एक है अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी और एक है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में आपको मिलेगा। ये जो है आप सूची 1 जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, और सूची 2 जिसमें जो है उनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया है, ठीक है, स्थापना उनकी किस वर्ष में होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पे जो ऑप्शन जो आप जो दिए गए हैं ऑप्शंस ए बी सी डी, ये जो है वो एक दूसरे से मैच है। मतलब कि ललित कला अकादमी जो है 1954 में इसकी स्थापना होती है। संगीत नाटक एकेडमी ये 1952 में नहीं है, ये 1953 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा। स्कूल ऑफ ड्रामा की बात की जाए, जिसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहते हैं, इसकी स्थापना होती है 1959 में। और सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये है 1979 का, 1979। और ललित कला एकेडमी यहाँ पे लिखते हैं 1954। तो इस तरीके जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी संस्थाएं हैं इनके स्थापना वर्ष और वो कहाँ पे हैं, इनको भी याद जरूर रखिए। अगला प्रश्न, इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है, एक तरफ जो है पुस्तकों के नाम रखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक, आप इनको जो है मैच करना है, ठीक। तो रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी जो है वो नंद दास के द्वारा लिखी गई है। तो ए के सामने 3 हो गया। चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत जो है वो है वृंदावन दास की, तो ये हो गया 3। एक चैतन्य मंगल, ये है जय नंदा, जय नंदा, तो सी के आगे हो गया 2। और भक्ति रत्नाकर जो है नरहरि चक्रवर्ती की है, इसकी हो गया 4। तो 3 1 2 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। फिर से देख लीजिए, ये जो है वो टफ क्वेश्चंस के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो रास पंचाध्यायी नंददास के द्वारा लिखी गई है। चैतन्य भागवत वृंदावन दास के द्वारा लिखी हुई रचना है। चैतन्य मंगल जयनंदा के द्वारा, और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, इन पुस्तकों के लेखकों के नाम। आगे प्रश्न ये है कि तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय लिखित नेताओं में से कौन है। हु एमंग द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो तीनों गोलमेज, फर्स्ट गोलमेज, सेकंड गोलमेज और थर्ड गोलमेज, तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो 1930, 1931 और 1932 में तीनों जो गोल मेज की बैठकें होती हैं लंदन में, इन तीनों में भाग लेने वाले ये शख्स हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जो है इन तीनों गोल में सम्मेलन में किस सम्मेलन में भाग लिए थे, तो केवल और केवल इन तीनों में केवल और केवल जो है वो दूसरी जो गोल में सम्मेलन था उसी में महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो हैं सेकेंड गोल
मेज जो सेकंड गोल मेज है, सेकंड गोल मेज सम्मेलन में भाग लेते हैं महात्मा गांधी। अच्छा, सेकंड गोल मेज सम्मेलन में दो महिलाएं भी गई थी, उन महिलाओं का भी नाम याद रखना जरूरी है। तो वो महिलाएं कौन हैं वो देखिए, ठीक है। तो एक नाम याद रखिए आप, एनी बेसेंट का। कौन? एनी बेसेंट गई थी, ठीक है। और जो दूसरी महिला गई थी, सेकंड गोल में सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो दूसरी महिला गई थी वो है सरोजनी, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। अब एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू जो हैं वो दूसरी गोल में सम्मेलन में जाने वाली ये दो महिलाएं हैं जिन्होंने भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में वो गई थी, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी प्रथम भारतीय महिला है जिसने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन प्रथम भारतीय महिला है जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो होगा सरोजनी नायडू का। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने प्रेसिडेंसी सीट संभाली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो थी सरोजनी नायडू। कब? 1925 में। और 1925 में कहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। तो जो कानपुर का जो 1925 का अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किया था सरोजनी नायडू ने। अब अगर यहीं पे प्रश्न ये पूछा जाए कि उस प्रथम महिला का नाम बताइए जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये हैं एनी बेसेंट। ये फर्स्ट वीमेन जिन्होंने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी सीट संभाली थी। तो इन्होंने संभाला था 1917 वाला। और 1917 का जो अधिवेशन होता है वो होता है कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली प्रथम महिला जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी वो है एनी बेसेंट। उन्होंने 1917 में कलकत्ता में जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन होता है वो अध्यक्षता करती है। तो ये जो है प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन जो है वो बाल्टिक जो सी है, बाल्टिक सागर है, उसके किनारे पे स्थित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, देखिए स्वीडन तो है लेकिन नॉर्वे नहीं है। तो इस हिसाब से जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बात करेंगे जो बाल्टिक सी है उसके किनारे या उसकी तट रेखा को टच करने वाले जो देश हैं उनको देख लेते हैं डिटेल में। देखिए ये है बाल्टिक सी, ये है बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी को घेरे हुए पोलैंड साउथ में, इधर आप ईस्ट में लिथुआनिया, लैटविया, लैटविया की कैपिटल रीगा, इस्टोनिया, तल्लीन जो है इसकी कैपिटल है, फिनलैंड, हेलेंस्की इसकी कैपिटल है, स्वीडन, ठीक, और जर्मनी, और इसके साथ में रूस की भी सीमा इससे लगती है। देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तो जो बाल्टिक सी को बाल्टिक सी से सीमा रेखा जो साझा कर रहे हैं या ये बाल्टिक सी के तट से जो लगे हुए देश हैं वो है फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क भी देखिए, डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, ये देश हैं जो कि बाल्टिक सी को घेरे हुए हैं। फिर से देख लीजिए, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, रसिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। नॉर्वे की पोजीशन ये है और नॉर्वे जो है वो काफ़ी दूर है बाल्टिक सी से। ठीक, इस मैप को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है ये है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दो।
इट इज सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, या उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ। जो त्रिशूल शिखर है वो जो है वो बागेश्वर जिले में ही स्थित है। उत्तराखंड का जो बागेश्वर जिला है वहीं पे क्या है? त्रिशूल शिखर। द पीक इज मोर देन 7500 हाई, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। जी नहीं। अगर यहाँ पे प्रश्न ये होता कि ये 7000, क्या 7000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई की है इनकी चोटी, तब इसको सही मान सकते थे। क्योंकि देखिए त्रिशूल शिखर में 3 शिखर हैं, ठीक। त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3। जो त्रिशूल 1 है, ठीक है, त्रिशूल 1 है, यह तो जो त्रिशूल पीक 1 है इसकी हाइट लगभग 7125 मीटर है। कितना है? 7125 मीटर। तो दिए गए ऑप्शन में ये बोला गया है कि द पीक इज मोर देन 7500 हाई, यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये जो है गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ओनली 1, ठीक। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? ठीक है, इसको इंग्लिश में देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें माउंटेन इकोसिस्टम मतलब पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी टेरेस्ट्रियल में आता है। पर्वत किस में है? टेरेस्ट्रियल भाग में आते हैं, ठीक, लिथोस्फीयर के पार्ट में आएंगे, तो ये तो नहीं होगा। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र ये हाइड्रोस्फीयर में आता है, तो ये जो है वो टेरेस्ट्रियल में हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है यही जो ऑप्शन नंबर बी है हमें सही उत्तर मिल गया, ठीक है। आगे आप देखें चाहे ना देखें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग। निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र ये भी टेरेस्ट्रियल सब कैटेगरी में आता है। और सेमी एरिड इकोसिस्टम जो अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र है ये भी जो है वो सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कौन सा? मैरीन इकोसिस्टम। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है तो वो है ओशियन, ठीक है। सबसे स्थायी अगर पारिस्थितिकी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? वो है ओशियन, ठीक है। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी अगर आपसे पूछा जाए तो उसका भी उत्तर क्या है? ओशियन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न यह है कि भारत के संविधान के भाग 9A, यहाँ पे भाग 9 जा रही है, निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाई को संवैधानिक आधार प्रदान किया, ठीक है। तो पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स इन द फॉलोइंग एरियाज। तो क्या यह ग्रामीण क्षेत्र का संवैधानिक अधिकार देता है कि शहरी क्षेत्र को देता है? तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है केवल 2, ठीक है, ओनली 2। तो अर्बन एरियाज को जो है वो संवैधानिक अधिकार मिलता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। जो 1992 का में जो 2 संवैधानिक संशोधन होते हैं, एक होता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक होता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो पार्ट 9 में आता है। क्या? पार्ट 9, संविधान के पार्ट 9 में। और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि अर्बन एरियाज के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है वो पार्ट 9A में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 1992 के हैं, ठीक। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ठीक, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे, किस में? ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात किसे करेंगे? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और पार्ट कौन सा होगा? पार्ट 9A होगा, ठीक। तो प्रश्न क्या पूछा था? तो भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। तो पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव ए कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स इन द फॉलोइंग एरियाज। क्या सही उत्तर है? ये है, ठीक है, शहरी क्षेत्र, अर्बन एरियाज। ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? ठीक है, आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। तो बायोडीजल प्लांट जो भी होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि उसमें फैट मतलब कि वसा जो है प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, तभी तो उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, फैट को एक्सट्रैक्ट जो वसा है उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट किया जाएगा, निकाला जाएगा, और ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा हम उसको जो है बायोडीजल में कन्वर्ट करेंगे। अब बात आती है कि बायोडीजल की ज़रूरत क्या है। देखिए, जो आमतौर पे जो हम लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं वो होता है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जिसका हम मैक्सिमम जो है इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। इस वजह से जो हमारा जो फॉरेक्स है, जो फॉरेक्स रिजर्व है, वो मैक्सिमम जो है वो विदेशों में चला जाता है तेल को खरीदने में। तो मामला ये है कि जो 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 फॉसिल फ्यूल से जो प्राप्त डीजल है उसमें हम इस तरह के जो प्लांट हैं उनमें से फैट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करें और उनका जो है रूपांतरण करके इस जो ट्रेडिशनल जो फॉसिल फ्यूल वाला जो डीजल है उसमें हम इसको मिश्रित कर दें। ठीक है, तो नेशनल बायोफ्यूल जो मिशन है एन बी एम, ये जो है वो 2009 का जो मिशन है, इसके साथ नेशनल बायोफ्यूल मिशन, इसके तहत ये रखा गया कि जो ट्रेडिशनल जो फॉसिल फ्यूल जो डीजल है उसमें 20% जो है वो बायोडीजल ब्लेंड किया जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट करने की डीजल की वो कम होगी। तो ये एक सब्स्टिट्यूट है। तो बायोडीजल में प्लांट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो जो है ट्रोफा, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रतन ज्योति। इसका हिंदी में मैं नाम लिखता हूँ, इसका नाम है रतन ज्योत, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जेट्रोफा। तो इसमें जो है वो वसा की प्रचुर मात्रा होती है, इस वजह से इसको बायोडीजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट जो है बायोडीजल प्लांट के नाम से जाना जाता है। और जैसा मैंने बताया कि इसका जो फैट जो वसा है उसको जो है वो निकालते हैं और ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन करके इसको डीजल में परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न यह है कि मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ विच रूलर। तो ये है कुमारगुप्त फर्स्ट। इसकी थोड़ी खासियत जानते हैं। जो मंदसौर अभिलेख है वो है मध्य प्रदेश में, और जितने भी गुप्त शासक हैं, जितने भी गुप्त शासक उसमें सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन या अभिलेख लिखवाने का जो श्रेय जाता है वो गुप्त फर्स्ट को ही जाता है। और मंदसौर जो अभिलेख है या ये कहे जो मंदसौर प्रशस्ति है, ठीक, ये लिखता है वत्सव। कौन? वत्सव। तो कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पीरियड में जो वत्सव है वो लिखता है मंदसौर प्रशस्ति। और गुप्त काल में जो गुप्त शासक है सबसे ज़्यादा कुमारगुप्त ही सबसे ज़्यादा जो है वो अभिलेख इंस्क्रिप्शन को जो है वो खुदवाता है या लिखवाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंदसौर प्रशस्ति जो है वो किसने लिखा, तो वह है वत्सव। और किस शासक की उपलब्धियों का विवरण मिलता है, तो कुमारगुप्त फर्स्ट के। इसके साथ में जो मंदसौर अभिलेख है वहाँ पे जो रेशम बुनकर हैं, क्या, जो रेशम बुनकर हैं उनका भी पता चलता है। ठीक है, रेशम बुनकरों का भी विवरण आपको मिलेगा कहाँ से, मंदसौर अभिलेख से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मंदसौर अभिलेख से रिलेटेड। अगला प्रश्न यह है कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पार्वती अर्गा यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। क्या यह सही स्टेटमेंट है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। जो पार्वती अर्गा रामसर साइट है वो गोंडा जिले में है। इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी, यह एक पक्षी अभयारण्य है। जी हाँ, ये भी जो है वो सही है। तो जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 वो दोनों सही है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो वेटलैंड्स है। अब हम बात करेंगे और स्पेशली कहाँ फोकस किया गया है, उत्तर प्रदेश के वेटलैंड्स। अब हम जानेंगे कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में टोटल वेटलैंड्स की संख्या कितनी है। ठीक है,
अब यहाँ पे प्रश्न आता होगा, दिमाग में आता होगा कि ये वेटलैंड्स, ये आर्द्र भूमि होती क्या है। देखिए, ये जो है ये मार्सी लैंड होता है जिसमें दोनों फीचर्स मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मतलब कि स्थलीय पारिस्थितिकी के भी गुण मिलते हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के भी गुण मिलते हैं। तो स्थल और जल दोनों का जो है एक ट्रांजिशन जोन है, और इसी वजह से जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं एक मजबूत इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये इकोटोन के अंतर्गत के आते हैं। ठीक है, इसके साथ में जो वेटलैंड्स हैं इसके लिए एक कन्वेंशन जो है वो साइन किया गया था। वो कन्वेंशन था रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, अब ये जो रामसर कन्वेंशन है ये 1971 में आता है। ठीक है, और 1971 का जो रामसर कन्वेंशन है यह ईरान में आयोजित होता है। तो रामसर वैसे भी ईरान का शहर है, और वहाँ पे 1971 में वेटलैंड के वाइसली यूज, मतलब कि आप जो है सस्टेनेबल वे ऑफ अप्रोच रखें वेटलैंड का यूज़ करने के लिए। मतलब ये नहीं कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जाए जिससे कि वेटलैंड जो ख़त्म हो जाए। तो आर्द्र भूमियों के सस्टेनेबल वे की तरीके से, मतलब कि उनको बुद्धिमत्ता के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए, एक कन्वेंशन होता है कहाँ पे, रामसर में, और उसका नाम दिया गया रामसर कन्वेंशन। और कब होता है, 1971 में, और ये जगह है कहाँ, ईरान में। तो रामसर कन्वेंशन की तरह जो है आर्द्र भूमियों के सही से उपयोग करने के संदर्भ में जो है जो वेटलैंड्स हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं, और कैटेगराइज करके उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। जैसे अगर वर्तमान में बात किया जाए कि भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है, आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो भारत में इंडिया में टोटल रामसर साइट है 75, 75 है। ठीक है, इन 75 में से उत्तर प्रदेश में 10 हैं। कितनी, यूपी में 10 हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, अब कितने हैं, 14। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में है, 14 रामसर साइट है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है जहाँ पे रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, रामसर स्थलों की संख्या है 10। अब जो प्रश्न पूछा गया था पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी की। ठीक, तो जब ये या किस जिले में है ये पूछा गया है, तो जो अन्य रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की वह किस जिले में है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस वजह से हमने ये जो 10 रामसर साइट हैं उत्तर प्रदेश की उनको लिस्ट बनाया है, और उनके वो किस जिले में है उनकी लोकेशन भी एक साथ रखी गई, और साथ में इनको कब या रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है उसकी डेट भी लिखी गई है। तो डेट आप भले न याद रखें, ये जरूर याद रखें कि वह किस जिले में है या उनकी लोकेशन कहाँ पे है। तो बखीरा सेंचुरी जो है वो संत कबीर नगर में है, देख सकते हैं। ठीक है, बखीरा जो सेंचुरी है वो संत कबीर नगर में है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है वो उन्नाव में है। सामान बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है। सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में। सूर सरोवर आगरा। हैदरपुर वेटलैंड ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ठीक, दोनों के क्षेत्र में आता है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में। समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली। सरसई नावर झील, ठीक है, फिर से देखिए, सरसई नावर झील जो है वो इटावा में। अपर गंगा रिवर ये है, ये कुछ ज़िले जो है ये हरिद्वार रुड़की जो है उत्तराखंड यूके में पड़ जाता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वो है मेरठ और बुलंदशहर। ठीक है, तो अपर गंगा रिवर जो है वो 2 राज्यों में मिल जाता है, मतलब कि उत्तराखंड और यूपी। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो ज़िले हैं वो हरिद्वार और रुड़की है, और यूपी में जो है मेरठ और बुलंदशहर है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन था वो वेटलैंड्स, जो रामसर वेटलैंड्स हैं उत्तर प्रदेश में, उसका था। ठीक, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो वेटलैंड जो पारिस्थितिकी होता है वह बहुत सारे जीव जंतु, फ्लोरा और फौना, मैं दोनों की बात करूंगा। ठीक, जिसमें पेड़ पौधे और
जानवर दोनों के लिए एक अच्छा हैबिटेट होता है और उनके रहने के लिए एक उचित वास स्थान होता है। तो इस वजह से वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए बहुत ही जो है वो इनिशिएटिव्स जो लिए जाते हैं। तो वेटलैंड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात की जाती है, वेटलैंड जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसको भी करता है। मतलब कि ग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है उस जल स्तर को उठाने में भी जो है जो योगदान होता है वो वेटलैंड्स का भी होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। इसी क्रम में हम जो है वो कल मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।